हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे ट्रांसपिरेशन प्रोसेस और उसमें अपना नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। ओके, स्टोमेटा स्ट्रक्चर। स्टोमेटा इज ए माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। एक छोटी सी स्ट्रक्चर होती है, सूक्ष्मदर्शी स्ट्रक्चर होती है। स्टोमेटा जो होती है वो दो स्पेशलाइज सेल से मिलकर बनती है। स्टोमेटा दो स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, उसको गवर्नमेंट कहते हैं। इन स्पेशलाइज सेल्स को कहते हैं गार्ड सेल्स। स्पेशलाइज सेल्स क्या कहलाती हैं? गार्ड सेल्स। तो दो ये स्पेशलाइज सेल हैं, उनको गार्ड सेल्स कहते हैं। और ये किडनी के आकार के, किडनी शेप होती है, उनकी आकार है आकृति, वो किडनी शेप होती है। और ये सेल्स एक पोर को सराउंडेड करके रहती हैं। ये सेल्स सराउंडेड ए पोर व्हिच इज नोन एज स्टोमेटल पोर। अंदर छिद्र कहा जाता है, स्टोमेटल पोर कहते हैं। स्टोमेटल पोर की जो इनर साइड होती है, इनर साइड होती है वो थिक होती है और आउटर साइड थिक होती है। इनर साइड थिक होती है और आउटर साइड थिक होती है। और स्टोमेटा जब टर्जिड होती है, फुल्ली टर्जिड होती है स्टोमेटा, तब ये जो इनर साइड है ये कर्व हो जाती है और स्टोमेटा को ओपन कर देती है। जो स्ट्रक्चर है तो ये फुली टर्जिड है, गार्ड सेल्स फुली टर्जिड है, जिसकी इनर वॉल होती है वो कर्व हो जाती है इस तरह से और स्टोमेटा ओपन हो जाती है। और जब व्हेन गार्ड सेल्स आर फ्लैसिड, गार्ड सेल्स होती है वो फ्लैसिड अवस्था में होती है, शलथ अवस्था के अंदर होती है, यानी इनमें से पानी निकल जाता है, तब ये जो इनर वॉल है वो फ्लैट हो जाती है, सीधी हो जाती है। ये फ्लैट हो जाती है तो ये जो पोर है उसको बंद कर देती है। जिस टाइप से जब गार्ड सेल्स फुली टर्जिड होती है तब स्टोमेटा ओपन हो जाती हैं, और जब गार्ड सेल्स फ्लैसिड होती है, शलथ अवस्था के अंदर होती है, तो स्टोमेटा क्लोज हो जाती है। ओके, स्टोमेटा जो होती है गार्ड सेल्स जो है वो ये साइड से कुछ डिफरेंट टाइप्स की सेल से सराउंडेड करती है। ये डिफरेंट टाइप्स की जो सेल्स होती हैं, इन सेल्स को सबसिटरी सेल्स कहते हैं या सहायक कोशिकाएं कहा जाता है। इन्हीं सहायक कोशिकाओं से वाटर जो है वो इस गार्ड सेल्स के अंदर एंटर करता है और वापस गार्ड सेल्स सबसिटरी सेल्स के अंदर जाता है। ठीक है, तो ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू यहाँ से वाटर जो है गार्ड सेल्स के अंदर। ठीक है, तो ये एक स्टोमेटा की स्ट्रक्चर है, माइक्रोस्कोपिक जो होते हैं स्टोमेटा, लीफ की मोस्टली लोअर साइड पर प्रेजेंट। और एक अगर हम बात करें लीफ के अंदर लगभग 6000 से लेकर के 10,000, 6000 से लेकर के 10,000 तक जो है स्टोमेटा प्रेजेंट। ओके, तो ये स्ट्रक्चर है स्टोमेटा। अंडरस्टैंड? ओके, ओके, नेक्स्ट अपने पास में है मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट। स्टोमेटा की मूवमेंट कैसे होती है, स्टोमेटा कैसे ओपन होती हैं और कैसे क्लोज होती हैं, उसके बारे में डिफरेंट साइंटिस्ट ने बहुत सारी स्टडी की और कई सारी हाइपोथेसिस प्रपोज की। ठीक है, उसमें से कुछ हाइपोथेसिस हम जो स्टडी करेंगे। सबसे पहली हाइपोथेसिस जो है वो स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस प्रोड्यूस की। स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस, स्टार्च शर्करा परिकल्पना। ठीक है, ये हाइपोथेसिस जो है प्रोड्यूस की, इस हाइपोथेसिस जो है वो जेडी सायरे ने प्रोड्यूस की। हाइपोथेसिस किसने दी थी? जेडी सायरे ने प्रोड्यूस की थी 1923 के अंदर। और इस थ्योरी के अंदर उसने क्या बताया कि किस तरह से स्टोमेटा ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू जेडी सायरे, इन द डे टाइम, दिन के समय में CO2 कंसंट्रेशन इन गार्ड सेल्स डिक्रीज। डे टाइम में, दिन में CO2 जो कंसंट्रेशन है गार्ड सेल्स के अंदर वो डिक्रीज हो जाती है। क्यों डिक्रीज हो जाती है? ड्यू टू दी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के कारण उसमें डिक्रीज हो जाती है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर CO2 यूज हो जाती है, इसलिए गार्ड सेल्स के अंदर जो है CO2 कंसंट्रेशन जो है डिक्रीज हो जाती है। As a result, the pH of guard cells increase. जब CO2 कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो pH इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि CO2 एसिडिक होती है, तो एसिडिक मीडियम कम हो गया तो pH इंक्रीज हो जाती है।
और जब पीएच इंक्रीज होगी तो इस इंक्रीज पीएच के कारण जो है गार्ड सेल्स के अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट होता है फॉस्फोराइलेज एंजाइम वो एक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो बेसिक पीएच में जो 7 पीएच है अप्रोक्सीमेट, उस पर एंजाइम फॉस्फोराइलेज एक्टिव हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, एंजाइम फॉस्फोराइलेज बिकम एक्टिव और these enzymes convert starch into glucose 1-phosphate। ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम स्टार्च को, जो लीफ के अंदर स्टार्च स्टोर है, उस स्टार्च को ग्लूकोज 1-phosphate के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ग्लूकोज 1-phosphate में जब कन्वर्ट करेगा तो उस गार्ड सेल्स के अंदर डीपीटी बढ़ जाती है, यानी ग्लूकोज 1-phosphate की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो उसे डीपीटी इंक्रीज हो जाती है। डीपीटी जब इंक्रीज हो जाएगी गार्ड सेल्स की, उसमें वाटर जो है वो एंडोस्मोसिस प्रोसेस से अंदर आएगी। ठीक है, तो गार्ड सेल्स जो है उसे टर्जिड हो जाती है। गार्ड सेल्स बिकम टर्जिड ड्यू द प्रोसेस ऑफ एंडोस्मोसिस। गार्ड सेल्स के अंदर जो है पानी आने लग जाएगा, वाटर आने लग जाएगा फ्रॉम दी सबसिडरी सेल्स। सहायक कोशिकाओं से पानी गार्ड सेल्स में आ जाएगा और गार्ड सेल्स टर्जिड हो जाएगी, फुली टर्जिड हो जाएगी। और अपने पहले इसको देख लिया है कि जो गार्ड सेल्स फुली टर्जिड होते हैं तो स्टोमेटा ओपन हो जाती है। तो इस टाइप से स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाती है डे टाइम में, जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है और ये सारी प्रोसेस चलता है तो इससे स्टोमेटा ओपन हो जाती है। ओके, तो ये स्टोमेटा के ओपन होने की प्रोसेस है। एट द नाइट टाइम, जब नाइट टाइम होता है तो ये प्रोसेस रिवर्स हो जाता है, क्योंकि नाइट टाइम के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो क्लोज हो जाता है, फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। तो इस टाइम पर CO2 की कंसंट्रेशन जो है वापस से इंक्रीज हो जाती है। जब CO2 की कंसंट्रेशन जो है वापस से इंक्रीज हो जाएगी तो जो पीएच है गार्ड सेल्स के अंदर वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो गार्ड सेल्स की जो पीएच है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, तो ये एंजाइम फॉस्फोराइलेज जो ये इनएक्टिव हो जाएगा, वापस ये इनएक्टिव हो जाएगा। ये इनएक्टिव हो जाएगा तो ये ग्लूकोज 1-phosphate वापस चेंज हो जाएगा स्टार्च साइड में। तो ग्लूकोज 1-phosphate वापस में स्टार्च के अंदर चेंज हो जाएगा, तो गार्ड सेल्स की जो डीपीटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज हो जाएगी तो गार्ड सेल्स से जो वाटर है वो बाहर निकल जाएगा, सबसिडरी सेल्स के अंदर चला जाएगा। तो गार्ड सेल्स जो फ्लैसिड हो जाएंगी, गार्ड सेल्स जो फ्लैसिड हो जाएंगी, शलत हो जाएंगी, तो स्टोमेटा जो वो क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल इसका रिवर्स प्रोसेस है। तो ये है स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस प्रपोज्ड बाय J.D. Saine। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट थ्योरी अपने पास में स्टीवार्ड हाइपोथेसिस, मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए स्टीवार्ड हाइपोथेसिस प्रोड्यूस की गई बाय स्टीव इन 1959। स्टीवार्ड साइंटिस्ट जो था, इसने भी वही J.D. Saine की बात को ही आगे बढ़ाया और कहा कि J.D. Saine सही कह रहे, लेकिन थोड़ा सा उसमें उसने संशोधन किया, थोड़ा सा उसमें करेक्शन किया। तो क्या किया उसने बताया कि एट द डे टाइम, वो इससे बात बताई कि एट द डे टाइम CO2 कंसंट्रेशन गार्ड सेल्स के अंदर इंक्रीज हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड pH ऑफ गार्ड सेल्स इंक्रीज ड्यू टू दिस the enzyme phosphorylase become active and they converted starch into glucose 1-phosphate। यहाँ इसने एक और बात बताई कि ग्लूकोज 1-phosphate जो है वो इस फॉर्म में नहीं रहता है, वो ग्लूकोज 1-phosphate जो है वो ग्लूकोज 6-phosphate के अंदर चेंज हो जाता है और फिर आगे ग्लूकोज और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अंदर चेंज हो जाता है। यानी इसलिए इसको और आगे कहा कि आगे और कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और कहता है कि ये ग्लूकोज और ग्लूकोज 6-phosphate जो है ये ग्लूकोज 1-phosphate के कंपेयर में वाटर में ज्यादा सॉल्युबल है, वाटर में ज्यादा सॉल्युबल है। जितना ग्लूकोज 1-phosphate सॉल्युबल है उससे कहीं ज्यादा जो है ग्लूकोज 6 और ग्लूकोज जो है सॉल्युबल है, और इन दोनों के ज्यादा सॉल्युबल होने से, मोर सॉल्युबल होने से गार्ड सेल्स की जो डीपीटी है वो ज्यादा इंक्रीज होती है। गार्ड सेल्स की डीपीटी ज्यादा इंक्रीज होती है जो कि स्टोमेटा को ओपन करने के लिए सफिशिएंट होती है। ठीक है, तो ये इतनी सी बात इसने अलग से बताई, ये बताइए इसकी ओर। ठीक है, गार्ड सेल्स को जो है ओपन करने के लिए, गार्ड सेल्स की जो डीपीटी है उसको इंक्रीज करने के लिए
स्टोमेटा को ओपन करने के लिए जो है ग्लूकोज और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो काफी ज्यादा सॉल्युबल होते हैं, जिससे उसकी डीपीडी को ये इंक्रीज कर देते हैं और स्टोमेटा ओपन हो जाता है। ओके, तो नेक्स्ट थ्योरी है आपके पास में एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी, सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत। इससे पहले की दोनों थ्योरी जो है, चाहे जेडी सायरे ने दी थी और दूसरी स्टीवार्ट थ्योरी, दोनों थ्योरी जो है स्टोमेटल मूवमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए जो सही नहीं थी, वो इनवैलिड थी दोनों थ्योरी। ठीक है, सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी है ये पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी प्रपोज बाय इमामुरा एंड फ्यूजिनो। दोनों ये जापानी साइंटिस्ट थे, इमामुरा और फ्यूजिनो। इन्होंने 1959 के अंदर ये थ्योरी प्रपोज की और इस थ्योरी को बाद में लेविट ने 1974 के अंदर मॉडिफाई किया। ओके, तो ये थ्योरी जो है स्टोमेटल मूवमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी। और देखिए इसमें थ्योरी में क्या होता है, तो देखिए इस थ्योरी के अंदर लेविट ने क्या कहता है कि डे टाइम, ड्यूरिंग डे टाइम फॉर्मेशन ऑफ मैलिक एसिड इन गार्ड सेल्स। डे टाइम में जो गार्ड सेल्स होती है उनके अंदर मैलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और मैलिक एसिड जो है वो आगे डीजनरेट हो जाता है और डीजनरेट होकर के मैलेट और H+ आयन बनाता है। ठीक, मैलिक एसिड डीजनरेट हो गया और मैलेट और H+ आयन का फॉर्मेशन करता है। ये मैलेट और H+ आयन, इसमें क्या होता है कि जो गार्ड सेल्स है, गार्ड सेल्स में अब पोटेशियम आयन का इनफ्लक्स होता है। पोटेशियम आयन होते हैं वो उनका इफ्लक्स होता है, इनफ्लक्स होता है, अंदर आते हैं गार्ड सेल्स के अंदर बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट से यानी एटीपी खर्च करके, एटीपी कंज्यूम करके गार्ड सेल्स के अंदर पोटेशियम आयन को लाया जाता है और जो आयन बैलेंस करने के लिए H+ आयन जो एक्स्ट्रा होते हैं उसको गार्ड सेल से बाहर सब्सिडरी सेल्स के अंदर इफ्लक्स कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से आयन बैलेंस हो जाता है और पोटेशियम आयन जो है वो गार्ड सेल्स के अंदर आ जाते हैं और H+ आयन जो है गार्ड सेल से बाहर निकल जाते हैं, बाहर भेज दिया जाता है। और ये पोटेशियम आयन जो है इसके अंदर ये मैलेट आयन से जुड़ करके रिएक्शन करके पोटेशियम मैलेट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। मैलेट आयन पोटेशियम से रिएक्शन करके पोटेशियम मैलेट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ओके, ये पोटेशियम मैलेट जो है ये इंक्रीज ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ गार्ड सेल्स। तो ये पोटेशियम मैलेट के फॉर्मेशन से गार्ड सेल्स की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाती है और जब गार्ड सेल्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो उसके अंदर जो है वाटर की एंट्री होगी, एंडोस्मोसिस प्रोसेस होगा। तो गार्ड सेल्स होती है वो टर्जिड हो जाती है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस से गार्ड सेल्स के अंदर वाटर की एंट्री होती है और गार्ड सेल्स जो है वो टर्जिड हो जाती है, फूल जाती है। जब गार्ड सेल्स फूल जाती है तो अपने को पता है स्टोमेटा ओपन हो जाता है। तो ये थ्योरी जो है मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इस टाइप से स्टोमेटा की ओपनिंग, ठीक है, और इसने जो है स्टोमेटा क्लोज कैसे होते हैं उसको भी एक्सप्लेन किया है। ये नहीं किसी प्रोसेस को वापस नहीं बताया है, ठीक है। तो किस टाइप से करते हैं देखिए उसको। स्टोमेटा के क्लोज होने को लेविट ने कुछ इस तरह से बताया कि ड्यूरिंग नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वो स्टॉप है, ये अपने को पता है, ओके, वी नो दैट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस स्टॉप्स एंड इंक्रीज CO2 कंसंट्रेशन इन सबस्टोमेटल कैविटी। तो जो सबस्टोमेटल कैविटी है उसके अंदर CO2 कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। जब CO2 कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है तो उसमें एब्सिसिक एसिड का फॉर्मेशन जो है एक्टिव हो जाता है। एब्सिसिक एसिड जो है ये हार्मोन होता है, ABA हार्मोन इसको कहा जाता है। एब्सिसिक हार्मोन इज बिकम एक्टिव एंड ड्यू टू दिस द इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन फ्रॉम गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स के अंदर जो पोटेशियम आयन आए थे उनका इफ्लक्स हो जाता है, पोटेशियम आयन गार्ड सेल से बाहर चले जाते हैं, ठीक है। जब पोटेशियम आयन गार्ड सेल से बाहर चले जाएंगे
और H प्लस आयन जो है वो अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो वापिस से मैलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और मैलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा तो उससे क्या होगा, जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है गार्ड सेल्स की वो डिक्रीज हो जाएगी, और ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन डिक्रीज होने से गार्ड सेल्स के अंदर जो एक्जोस्मोसिस हो जाएगा, ठीक है। गार्ड सेल्स के अंदर एक्जोस्मोसिस हो जाएगा, गार्ड सेल से पानी जो है वो बाहर निकल जाएगा और गार्ड सेल्स बिकम फ्लैसिड, गार्ड सेल्स जो वो फ्लैसिड हो जाएंगी। फ्लैसिड होने से जो इनर वॉल है स्टोमेटल पोर की वो फ्लैट हो जाएगी, फ्लैट होकर के स्टोमेटा को क्लोज कर देंगे, ओके। तो इस टाइप से नाइट टाइम के अंदर स्टोमेटा क्लोज होता है। तो ये जो थ्योरी है एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी गिवन बाय इमामुरा एंड फ्यूजिनो एंड मॉडिफाइड बाय Levitt, is the most acceptable theory of stomatal movement. Okay. तो नेक्स्ट पॉइंट अपने पास में फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपायरेशन, वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्पोत्सर्जन जो है उसको कई सारे कारक जो वो प्रभावित करते हैं, उनको मेनली टू पार्ट्स के अंदर या टू काइंड्स के अंदर डिवाइड किया है। फर्स्ट है एक्सटर्नल फैक्टर और सेकंड है इंटरनल फैक्टर। दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर, बाह्य कारक और आंतरिक कारक। सबसे पहले हम देखते हैं बाह्य कारक। बाह्य कारक जो कि बाहर एनवायरनमेंट के अंदर होते हैं वो ट्रांसपिरेशन को किस टाइप से इफेक्ट करते हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहले आपके पास में टेम्परेचर ट्रांसपिरेशन प्रोसेस को इफेक्ट करता है। कैसे इफेक्ट करता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस जो है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होगा उस कारण जो है वाटर लॉस ज्यादा होगा। वाटर लॉस ज्यादा होगा यानी ट्रांसपिरेशन ज्यादा हो रहा है, ओके। तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। गर्मी के दिनों में ट्रांसपिरेशन जो है वो ज़्यादा होता है, सर्दी के दिनों में कम होता है, क्योंकि गर्मी के दिनों में टेम्परेचर हाई होता है, सर्दी के दिनों में विंटर सीजन में कम होता है। सेकेंड है लाइट। लाइट ट्रांसपिरेशन को इफेक्ट करती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीकों से इफेक्ट करती है। तो लाइट और टेम्परेचर दोनों एक जैसे ही फैक्टर हैं, क्योंकि लाइट बढ़ेगी यानी टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा, वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा। तो light is also directly proportional to rate of transpiration, ठीक है। उसके बाद में wind, हवा, कितनी तेज हवा चल रही है वो भी ट्रांसपिरेशन प्रोसेस को प्रभावित करती है, ठीक है। तो ज़्यादा हवा तेज चल रही है तो उससे ट्रांसपिरेशन प्रोसेस जो है वो तेजी से होता है, क्योंकि तेज हवा चल रही है तो वो लीफ के जो सराउंडिंग के अंदर जो मॉइस्ट एयर है उसको वहाँ से हटा देगी, उसको वहाँ से रिप्लेस कर देगी। तो जब रिप्लेस कर देगी तो वहाँ मॉइस्चर कम हो गई है तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा। एंड प्लांट जो है और लीफ जो है अपने आसपास का जो सराउंडिंग है उसको कूल रखना चाहती है, जिससे कि एंजाइम जो वो एक्टिव बने रहे। तो उसको अपना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ट्रांसपिरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन को ज़्यादा करना पड़ेगा जब विंड ज़्यादा चल रही है, ठीक है। तो अगर आंधी वगैरह चल रही है, ज़्यादा हवा चल रही है तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस भी इंक्रीज हो जाता है। तो विंड भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। उसके बाद में अवेलेबल सॉइल वाटर, सॉइल के अंदर कितना वाटर अवेलेबल है, ठीक है। मेनली जो प्लांट्स होते हैं उनको कैपिलरी वाटर जो है वही अवेलेबल होता है और वही प्लांट्स जो है एब्जॉर्ब कर पाते हैं, इसके अलावा और कोई वाटर जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। केशिका जल ही इनके काम आता है और उसी को अवशोषित करते हैं। तो अगर सॉइल के अंदर वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा उपलब्ध है, केशिका वाटर जो है काफ़ी ज़्यादा उपलब्ध है, तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस जो है वो ज़्यादा होता है, फास्ट होता है, रैपिड होता है। और अगर सॉइल के अंदर वाटर कम है तो स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाएंगे, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अवेलेबल सॉइल वाटर अगर प्रेजेंट है तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा और अगर नहीं है तो स्लो, कम होगा तो स्लो होगा। सेकेंड देखिए उसके बाद इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर के अंदर है स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। लीफ की स्ट्रक्चर किस टाइप की है,
लीफ कैसी है, लीफ में स्टोमेटा कैसी है, लीफ पर हेयर प्रेजेंट है कि नहीं, लीफ में वैक्स प्रेजेंट है कि नहीं। अगर लीफ के ऊपर वैक्स प्रेजेंट है, लीफ में संकन स्टोमेटा प्रेजेंट है। संकन स्टोमेटा क्या होते हैं, दसे हुए रंध्र होते हैं जो थोड़ी गहराई में होते हैं स्टोमेटा, और लीफ के ऊपर हेयर प्रेजेंट है, तो ये सारे फैक्टर जो है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस को स्लो करते हैं। इससे ट्रांसपिरेशन स्लो होता है, धीमी गति से होता है। ये जीरोफिटिक जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर ये फैक्टर पाए जाते हैं। संकर स्टोमेटा हो गए, लीफ के ऊपर वैक्स क्यूटिकल पाई जाती है, इसके अलावा उसके ऊपर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। और अगर जो है जो लीफ जो है वो सिंपल है, उसके ऊपर वैक्स प्रेजेंट नहीं है, तो उससे जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है वो फास्ट होगा। ओके, उसके बाद में रूट शूट रेशो। रूट शूट रेशो यानी रूट और शूट का क्या रेशो है। रूट ज्यादा लंबी है तो वो ज्यादा वाटर को एब्सॉर्ब करेगी और शूट जो है वो ज्यादा ट्रांसपिरेशन करेगा। अगर रूट जो है वो छोटी है, स्मॉल है, तो वो कम उसको अवेलेबल वाटर होगा, तो कम वाटर को एब्सॉर्ब कर पाएगी, तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस कम होगा। यानी अगर रूट शूट रेशो इंक्रीज होगा तो ट्रांसपिरेशन जो है वो भी इंक्रीज होगा। ओके, और थर्ड पॉइंट है लीफ ओरिएंटेशन। लीफ ओरिएंटेशन, लीफ जो है वो स्टेम पर किस एंगल पर लगी हुई है। अगर लीफ स्टेम पर राइट एंगल पर लगी हुई है, जैसे कि डाइकोट्स प्लांट्स के अंदर होती है, तो उस पर जो है रेडिएशन जो है वो ज्यादा आएंगी और सीधी आएंगी। तो जब रेडिएशन सीधी आएंगी, ज्यादा आएंगी, तो उससे उसके अंदर ट्रांसपिरेशन प्रोसेस ज्यादा होता है। और अगर लीफ जो है 45 डिग्री एंगल पर लगी हुई है, जैसे मोनोकोट्स प्लांट्स होते हैं उनके अंदर 45 एंगल पर होती हैं, तो उस कंडीशन के अंदर ट्रांसपिरेशन प्रोसेस जो है वो कम होता है, क्योंकि रेडिएशन जो है वो डायरेक्टली लीफ पर नहीं आती है, सीधे लीफ पर नहीं आती है, तो एक एंगल पर आती है, जिस कारण से उसके अंदर कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती हैं और ट्रांसपिरेशन कम होता है। ठीक है, तो ये फैक्टर इफेक्टिंग है ट्रांसपिरेशन के, ये एक्सटर्नल फैक्टर है और इंटरनल फैक्टर है। ओके, जिससे कि ट्रांसपिरेशन प्रोसेस जो है वो इफेक्ट होता है, प्रभावित होता है। इसके बाद एक पॉइंट और है कि सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी यूजेस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, क्यों प्लांट्स के अंदर होता है। तो इसे ट्रांसपिरेशन जो है इसके बारे में एक बात कही जाती है कि ये एक आवश्यक बुराई है। ठीक है, नेसेसरी एविल है। ट्रांसपिरेशन इज ए नेसेसरी एविल, बुराई है, या ये कह सकते कि ये अपरिहार्य बुराई है, अनअवॉइड जो है एविल है। ओके, तो क्यों है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन प्लांट्स के लिए नेसेसरी है, जरूरी है, अगर उसमें वाटर को टॉप तक पहुंचाना है। तो प्लांट्स के अंदर असेंट ऑफ सैप का प्रोसेस होता है, पानी का जो ऊपर चढ़ना है वो ट्रांसपिरेशन से ही होता है। ट्रांसपिरेशन ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इतने ऊंचे प्लांट्स होते हैं जो लगभग 50 फीट 100 फुट तक होते हैं, तो उनमें ऊंचाई तक जो पानी चढ़ता है वो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से ही चढ़ता है। ट्रांसपिरेशन पुलिंग फोर्स से ही वो पानी ऊपर चढ़ता है, तो इसलिए ट्रांसपिरेशन जो प्रोसेस है वो नेसेसरी है। हालांकि अपने शुरू में देखा था कि प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन के अंदर 98% जो वाटर है एब्जॉर्ब किया है वो जो वेस्ट जाता है। जो रूट्स जो है वाटर एब्जॉर्ब करती है, सिर्फ उसका 1 या 2% जो ही काम आता है, बाकी सारा जो है ट्रांसपिरेशन से ही जो है लॉस हो जाता है। प्लांट के काम नहीं आता ये सारा वाटर, लेकिन फिर भी जो है ये ट्रांसपिरेशन प्रोसेस जो उनको करना पड़ता है। प्लांट्स में ये ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है, ये जरूरी है। ओके, तो ये अपनी ट्रांसपिरेशन की वीडियो थी। आप इसको लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो करें। ओके, थैंक यू।